26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे। कितनी यादें हमारे वीर सैनिकों के, वीर फ्रीडम फाइटर्स के, कितने सारे बलिदान जुड़े हुए हैं इस दिन के साथ। हमारे सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेजों को इस दुनिया से हटाने के लिए, हमारे देश माता को मुक्त करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हर अंग्रेज हमारा दुश्मन नहीं था? क्योंकि ऐसा ही कुछ एहसास मैंने किया था आज से करीब 10 साल पहले। मैं प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट था और 10 साल पहले मुझे सोलनगढ़ नाम के एक जगह पे भेजा गया था, वहाँ की एक बहुत पुराने हवेलियों को रिनोवेट करने के लिए और उसका आर्किटेक्चर बनवाने के लिए। हमारे कंपनी ने सोचा था कि वहाँ पे एक फैक्ट्री बनवाया जाए ताकि वहाँ पे भी हम लोग अपना एक प्रोडक्शन हाउस चालू कर सके और वहाँ के लोगों को भी नौकरियां मिल सके। प्लान के अनुसार मैं उस जगह पे पहुंच गया। उस हवेली का नाम था टॉम साहिब की हवेली। टॉम साहिब अंग्रेजों के समय में एक ब्रिटिश अफसर थे। उनके मौत के बाद वो हवेली हमेशा से वीरान पड़ा हुआ था। इसीलिए हमारे कंपनी ने डिसाइड किया कि उस पर अपना काम शुरू किया जाए। जैसे मैं स्टेशन से नीचे उतरा, बहुत सारे रिक्शा वालों को देखा सामने खड़ा हुआ था। एक जन से पूछा कि क्या वो वहां पे लेकर जाएंगे। जैसे ही उसने उस हवेली का नाम सुना, थर थर कांपने लगा और दूर चला गया। ऐसे ही 5-6 ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को मैंने कहा, लेकिन कोई भी उस जगह को ले जाने के लिए राजी नहीं था। थोड़ा पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो उस वीरान हवेली को भूतिया मानते हैं। कहते हैं कि आज भी कभी कभी उस हवेली में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है, मानो ऐसा कि उस हवेली के अंदर से कोई चीख चीख कर कभी पुकार रहा हो। उस हवेली के अंदर आज भी गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। मैं इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता था। आखिरकार मैंने वहां से पैदल चलना ही सही समझा। चलते चलते करीब दोपहर हो गया जब जाकर मैं उस वीरान हवेली के सामने पहुंचा। वहां का एक कॉन्ट्रैक्टर से मेरा परिचय भी हुआ, जिसने हमारे टेक केयर करने के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया था। उस आदमी से मैं इस हवेली के बारे में थोड़ी जानकारी लेने लगा और उस हवेली के अंदर भी गया। मुझे आना है इसलिए उस हवेली को पहले से ही क्लीन करवाया गया था ताकि मैं उस पूरे जगह का मुआयना कर सकूं। पूरा हवेली में घूमकर देखने लगा। पुराने दिनों के बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े स्पाइरल सीढ़ियां, फायरप्लेस, बड़े बड़े कमरे, बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह भी थे। सामने के हॉल में जाकर भी मैंने 2 पेंटिंग देखे। एक ब्रिटिश जनरल का पेंटिंग, नीचे लिखा था सर टॉम विल्किंस, और उसके पास में एक अंग्रेज महिला का भी पेंटिंग था। उनके नाम के आगे लिखा था रुथ विल्किंस। शायद यह टॉम साहब की पत्नी होगी। तभी अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि उस हॉलवे में मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है? पीछे मुड़कर देखा नहीं तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि पीछे कोई है, या फिर वो मेरा वहम है। हाँ, आते वक्त थोड़े भूतों के कहानियां सुना ना कि लोग इसे भूतिया मानते हैं, तो शायद मैं भी भूत को मानने लगा था। ऐसे उस जगह का पूरा देखकर मैं रात को अपने काम के लिए बैठा। अपना काम करते करते कब सो गया मुझे पता ही नहीं। अचानक एक आवाज से मेरा नींद खुला। मेरे कमरे के बाहर ही किसी के कदमों की आवाज, किसी के कदमों की आहट मुझे ठीक से सुनाई दिया और कुछ रोशनी जैसा दिखाई दे रहा था। अरे ये क्या है? क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? वो रोशनी उसी वक्त वहां पे ही खड़ी हुई थी।
जैसे मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे गया, वो रोशनी वहां से आगे की तरफ चलने लगा। मैंने आवाज दिया कि कौन है। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन सुबह मैंने उस आदमी को इस बारे में बताया। उसने भी कहा कि गांव वाले मानते हैं कि ये जगह वीरान है और भूतिया भी है। देखिए, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूं और मैं अपना काम करके ही रहूंगा। वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन मैंने उसके बाद अनदेखा कर दिया। आज से फिर मुझे अपने काम में लगना था। मैं अपना काम कर ही रहा था, तभी फिर से नीचे के मंजिल से मुझे टक 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 कुछ आवाजें आई। मेरे सिवा तो इस हवेली में कोई है भी नहीं, तो ये आवाजें आ कहां से रही हैं? क्या ये किसी भूत प्रेत का काम है या यहाँ पे कोई चोर डाकू वगैरह है? बचपन से ही हर चीज को मैंने लॉजिक देकर समझने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना, जहां पे इंसान फेल हो जाता है तो वहां पे कुछ ऐसे सच्चाई भी आते हैं जो इंसानी आंखों से अगर देखे भी तो विश्वास नहीं होता। ऐसे 2-3 रात गए। वो रोशनी, वो कदमों की आहट सुनता ही गया। चौथे रात को अचानक मुझे घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज आई। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर पास के विंडो से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। लेकिन फिर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। ये क्या हो रहा है? कहां से आ रहे हैं? तभी मुझे दूर हॉलवे में एक और रोशनी दिखाई दिया। कौन है वहां पे? कौन है? वक्त साया किए बगैर मैं हॉल के एकदम आखिरी छोर पर चला गया और वहां जाकर देखा कि कैंडल हाथ में लिए, ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ एक औरत आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। कौन है आप? कौन है? मेरी आवाज सुनकर वो औरत वहीं पे रुक गई। जैसे मैं उस औरत के नजदीक पहुंचा, वहां की सारी रोशनियां जलने लगे और बुझने लगे, जलने लगे और बुझने लगे। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और देखते ही देखते वो औरत मेरी तरफ मुड़ी, जिसे देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये कोई और नहीं, वो तस्वीर वाली औरत रूथ विल्किंस है, जो आज से बहुत साल पहले मर चुकी है। ये ये कैसे हो सकता है? मेरा शरीर मानो पूरा ठंडा पड़ चुका था। तो जो लोग गांव वाले कह रहे थे वो सही है, लेकिन उस आत्मा ने मुझे कुछ नहीं किया और बहुत ही नीचे शब्द ने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। फ्री मी फ्रॉम हियर। फ्री मी फ्रॉम हियर। ओनली यू कैन डू दिस। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। You're right. मैं ही रूथ विल्किंस हूं। I'm stuck over here. You can help me. Before you, 3 to 4 people came over here to reconstruct this building, but everyone was killed. Only you survived till now. I think only you can help me. तुम ही हमारी मदद कर सकते हो हमें यहां से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
ये सुनने के लिए तुम्हें हिस्ट्री के उन पन्नों को देखना होगा जो कभी इस सोलनगढ़ पे हुआ था। उस प्रेतात्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा और देखते ही देखते मानो मेरा शरीर हल्का होने लगा और मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे कुछ चित्र आने लगे। मैंने देखा कि मैं उस वक्त पे पहुंच गया हूं जब सोलनगढ़ में अंग्रेजों का शासन था, और उसी वक्त मैंने देखा उस शैतान दरिंदे को जिसका नाम था टॉम विल्किंस। टॉम विल्किंस इस जगह का ऑफिसर था। वो चाहता था कि हिंदुस्तानियों को मजदूर बनाकर रखे और उनका सारा सोना सारा पैसा हड़प ले। इसलिए टॉम ने उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र करने का सोचा। टॉम हिंदुस्तानियों को बहुत नफरत करते थे, लेकिन उनकी वाइफ रूथ विल्किंस हिंदुस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी के कल्चर्स को बहुत पसंद करते थे। इसी कारण रुथ के साथ टॉम का बहुत बार विवाद होने लगा। आखिरकार टॉम ने एक साजिश रचा। यहाँ के कुछ लोगों को पैसों का भनक दिखाकर बच्चों के लिए अनाथ आश्रम स्कूल बनवाने के नाम पे एक फंड रेज किया था, और सब लोगों ने अच्छे मन पे उनको पैसे दिए। और उन पैसों को लेकर वो जिस दिन भागने वाला था, तभी उसके बीवी रुथ ने उसे पकड़ लिया और गांव वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया था। गांव वालों को जब टॉम का साजिश का पता चला तो वो लोग जलकर राख हो गए। टॉम को एक पेड़ से बांध दिया उन लोगों ने, और उस दिन उन्होंने ये तय किया कि सबके सामने गांव के चौखट पे उसके शरीर में आग लगवा दिया जाएगा। रुथ भी वहां पे मौजूद थी, लेकिन उससे पहले टॉम ने रुथ के ऊपर पिस्तौल चला दिया और रुथ को मार दिया। अब गांव वालों ने एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया, टॉम को जिंदा जला डाला। पर उसके बाद भी टॉम की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। टॉम यही इसी हवेली में भटकता रहा और गांव वालों के ऊपर अत्याचार और बढ़ते गए। गांव वालों की हत्या होने लगी। पहले भी 2-3 आर्किटेक्ट्स यहां पे आए थे, जिसके 2 दिन में टॉम ने उनकी जान ले ली। रुथ टॉम की वजह से ही इस दुनिया में अटकी हुई है। जब तक टॉम को इस दुनिया से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक रुथ को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतिहास के इन पन्नों को देखकर मुझे क्या कहना चाहिए मुझे कुछ पता नहीं। मैं सिर्फ एक बात पूछा कि टॉम को किस चीज से मुक्ति मिलेगा। रुथ मुझे लेकर सामने की तरफ गई। एक परवाने की तरह मैं उसके पीछे पीछे चलता गया, मानो मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। मैं चलता गया एक नीचे के चेंबर की तरफ, और वहां पे एक संदूक रखा हुआ था, और उस संदूक में एक अंगूठी और कुछ हड्डियां थे। टॉम इन चीजों की वजह से ही इस दुनिया में अटका हुआ है। इन चीजों को हमें नदी में बहाना होगा। इस अस्थियों को हमें नदी में बहाना ही होगा, तभी टॉम की आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी। पर टॉम को जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं होता, टॉम इसे करने नहीं देगा। मुझे तरस आया उस औरत के ऊपर। मैंने उससे वादा किया कि मैं इन अस्थियों को जरूर नदी में विसर्जित करूंगा ताकि उसको मुक्ति मिल सके। अगले दिन 26 जनवरी था। उसी दिन शाम को उस कॉन्ट्रैक्टर और कुछ गांव वालों के साथ मैं उन अस्थियों को लेकर जैसे ही नदी की तरफ जाने लगा, देखते ही देखते जोर से बिजली कड़की और हमारे सामने प्रकट हुआ एक जिंदा लाश। उसका पूरा शरीर जल चुका था।
उसके मांस गल गल के पड़ रहे थे, आंखें पिघले हुए थे, बड़े बड़े नाखून, और वो हवा में फ्लोट कर रहा था। यू मडब्लड्स, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कब्जे से बाहर जा सकते हो? कभी नहीं। आज तुम्हें इस दुनिया से मुक्त होना होगा। तुमने सोलनगर के ऊपर जो अन्याय किया था उसका कोई माफ नहीं है टॉम। तुम्हें यहां से मुक्त होना ही होगा, होना ही होगा। जैसे ही मैं उस नदी के तरफ चलने लगा, टॉम ने अपने बड़े बड़े हाथों को लेकर मेरे गले को दबोच लिया। मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी मेरे सामने रुथ की आत्मा भी प्रकट हुई और अपनी पूरी शक्ति से उसने टॉम का हाथ मेरे गले से छुड़वा लिया और मुझे कहा कि मैं वक्त जाया किए बगैर उसका विसर्जित कर दूं। मैं दूर जाकर उस अस्थि को फेंक दिया और विधि पूर्वक सब कुछ कर दिया। देखते ही देखते रुथ की आत्मा और टॉम की आत्मा हमारे सामने से गायब हो गई। सच का पता सबको चल गया। मैं 26 जनवरी के दिन ही उस जगह से लौट कर आ गया। आकर ऑफिस में सब कुछ बताया। उन्होंने भी वहां पे प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया और ये कहा कि उस जगह को एक स्कूल में परिवर्तित करवा दिया जाएगा। उसके बाद सोलनगर के टॉम साहिब के हवेली को एक सरकारी स्कूल में परिवर्तित करवा दिया गया। रुथ जो चाहती थी, वो हमेशा चाहती थी कि हिंदुस्तानियों का भला हो, हिंदुस्तानियां पढ़े, आगे बढ़े, वो यही चाहती थी। तो रुथ के नाम पे ही उस स्कूल को बनवाया गया। रुथ की आत्मा को शांति दिलाया मैंने और आखिरकार उसका इच्छा भी मैंने पूरा करवाया। लेकिन आज भी जब मैं 26 जनवरी को उस हादसे को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।